हेलो एवरीवन। आज हम परिवर्तनशील या जो लोचशील विनिमय दर होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को देखेंगे। सबसे पहले विनिमय दर क्या होती है कि कोई भी जो देश होता है उस देश के अंदर जो है अपनी अलग अलग मुद्रा होती है। तो जब हम एक देश की मुद्रा की एक इकाई लेते हैं और हम ये देखते हैं कि उस देश की एक इकाई जो है दूसरे देश की मुद्रा के साथ में किस दर के साथ में बदली जाती है। जैसे एक जो डॉलर है, अगर भारतीय रुपए के साथ में 70 रुपए में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब डॉलर और रुपए के बीच में जो विनिमय दर है वो 1:70 है कि अगर हमें 1 डॉलर का एक्सचेंज करना है तो उसके लिए जो है भारत को 70 रुपए चुकाने पड़ेंगे। और अगर अमेरिका को 1 डॉलर का एक्सचेंज करना है तो उसे भी जो है 70 रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो अलग-अलग देश होते हैं, उन अलग-अलग देशों के अंदर जो अलग-अलग मुद्रा प्रचलित होती है, उनका आपस में जिस दर के ऊपर एक्सचेंज होता है, उसे हम जो विनिमय दर कहते हैं। इसे एक देश की मुद्रा का दूसरी देश की मुद्रा की में कीमत भी कहते हैं। तो भारतीय रुपए की कीमत डॉलर में कितनी है? 70 रुपए। और एक जो अगर आप 1 रुपए के बराबर डॉलर के मूल्य देखते हैं तो वो कितना हो जाएगा? 1/70। तो इस प्रकार से ये जो विनिमय दर होती है वो एक देश की मुद्रा की दूसरे देश की मुद्रा में कीमत होती है और इसे हम जो है एक देश की मुद्रा का बाहरी मूल्य भी कहते हैं। तो ये सब जो है विनिमय दर के कोई दर्शा रहे कि विनिमय दर क्या होती है। अगर हम सिंपल शब्दों में इसको समझना चाहें तो विनिमय दर से अभिप्राय उस दर से है जिस दर के ऊपर एक देश की मुद्रा की एक इकाई के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की जितनी इकाइयां आती है। इसकी आप परिभाषा देखते हैं ईसर के अनुसार, जिस अनुपात में एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के साथ व्यक्त की जाती है उसे हम विनिमय दर कहते हैं। शेयर्स के अनुसार करेंसियों की एक दूसरे के रूप में कीमत को जो है विदेशी विनिमय दर कहा जाता है। जैसे 1 डॉलर 70 रुपए, 1 रुपया 1/70 डॉलर। तो इस प्रकार से हम जो है एक करेंसी की दूसरी करेंसी के अंदर जो कीमत निर्धारित करते हैं उसे विनिमय दर कहा जाता है। अब विनिमय दर जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक जो स्थिर विनिमय दर होती है जिसको आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं और दूसरा जो है परिवर्तनशील या लोचशील विनिमय दर होती है जिसको नम्य विनिमय दर भी कहते हैं, यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। तो जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है उसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिस्कस करेंगे। तो पहले आप लोचशील विनिमय दर क्या होती है इसका अर्थ जानते हैं। लोचशील विनिमय दर वह दर होती है जो एक देश की करेंसी की मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। जिस प्रकार से एक वस्तु की जो कीमत होती है वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है, उसी प्रकार से जो विदेशी विनिमय होता है उसकी भी मांग और पूर्ति होती है। अब ये जो मांग और पूर्ति होती है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, वहाँ पर जो है विनिमय दर का निर्धारण हो जाएगा। तो इस ऐसे में मांग में परिवर्तन होने पर भी विनिमय दर में परिवर्तन हो सकता है और पूर्ति में परिवर्तन होने पर भी विनिमय दर में परिवर्तन हो सकता है। तो इस प्रकार से ये जो विनिमय दर होती है लगातार चेंज होती रहती है। जैसे ही मांग और पूर्ति में परिवर्तन होता है उसी के अकॉर्डिंगली जो है एक्सचेंज रेट में भी परिवर्तन हो जाता है। तो इसके अंदर सरकार जो होती है विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती, बल्कि विनिमय दर स्वतंत्र होती है। वो बाजार शक्तियों में के अनुसार जो है अपने आप चेंज होती रहती है। तो जैसा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के अंदर हमने देखा था कि जो विनिमय दर है वो एक बार तय हो जाती है, उसके बाद में सरकार जो है उसको उसी स्तर पर बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहती है। अब ये देखिए विनिमय दर का किस प्रकार से निर्धारण होता है। ओ एक्स अक्ष के ऊपर हमने क्वांटिटी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिया है, यानी विदेशी विनिमय की मात्रा ली है, और ओ वाई के ऊपर जो है एक्सचेंज रेट लिया गया है। ये जो है डिमांड है। डिमांड का मतलब ये है कि अगर किसी भी देश की करेंसी का मूल्य अधिक है तो उसकी मांग कम होगी, और अगर किसी देश की करेंसी का मूल्य कम हो जाता है तो उसकी मांग ज़्यादा होती है। पूर्ति वक्र जो है वो धनात्मक ढाल का है, जो ये दिखाता है कि एक्सचेंज रेट के बढ़ने पर जो सप्लाई ज़्यादा की जाएगी और एक्सचेंज रेट के कम होने पर जो सप्लाई
कम की जाएगी। और जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कहाँ पर मिल रहे हैं? ई बिंदु के ऊपर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी मांग और पूर्ति OQ है और एक्सचेंज रेट जो है वो OR है। अब इसमें आप ये देखते हैं कि अगर डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड के बढ़ने पर जो है एक्सचेंज रेट बढ़ेगा और इसके साथ जो है सप्लाई भी बढ़ेगी। और अगर मांग कम हो जाती है तो उसकी वजह से एक्सचेंज रेट कम होगा और साथ में जो क्वांटिटी में भी कमी आएगी। अगर मांग स्थिर रहती है लेकिन पूर्ति बढ़ जाती है, तो जिस प्रकार से एक वस्तु की पूर्ति बढ़ने पर कीमत कम हो जाती है, उसी प्रकार से अगर विदेशी मुद्रा की पूर्ति भी बढ़ जाती है तो उसकी वजह से जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी आती है। और अगर पूर्ति कम हो जाती है पहले से, तो जैसे एक वस्तु की पूर्ति कम होने पर उसकी कीमत में वृद्धि हो जाती है, उसी प्रकार से अगर विदेशी मुद्रा की पूर्ति के अंदर कमी होती है तो उसकी वजह से एक्सचेंज रेट में वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से ये जो है एक्सचेंज रेट जो है वो मांग और पूर्ति में परिवर्तन के अनुसार अपने आप चेंज होती रहती है। इसके ऊपर सरकार का जो है वो सरकार इसके अंदर बहुत ही कम हस्तक्षेप करती है या नाम मात्र का हस्तक्षेप करती है। और सैद्धांतिक रूप से तो यही माना जाता है कि सरकार इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती। तो मांग और पूर्ति के द्वारा जो एक्सचेंज रेट निर्धारित होती है उसे हम जो है लोचशील विनिमय दर कहते हैं। अब लोचशील विनिमय दर के पक्ष में तर्क, कुछ जो अर्थशास्त्री है वो ये मानते हैं कि लोचशील विनिमय दर को अपनाना जो है वो लाभदायक होता है, क्योंकि जैसा हमने देखा था कि स्थिर विनिमय दर होते हैं उसके कुछ नुकसान होते हैं और अगर हमें उस नुकसान से बचना है तो उसके लिए हमें जो है परिवर्तनशील विनिमय दर को अपनाना होगा। और ये जो परिवर्तनशील विनिमय दर अपनाने की जो अर्थशास्त्री वकालत करते हैं वो इसके पक्ष में अपने अपने तर्क है वो निम्न प्रकार से देते हैं। सबसे पहले है स्वतंत्र आर्थिक नीतियों का निर्माण। जब एक देश लोचशील विनिमय दर प्रणाली को अपनाता है तो वो अपनी आर्थिक नीति का निर्माण जो है अपनी जरूरत के हिसाब से कर लेता है। अदरवाइज अगर फिक्स एक्सचेंज रेट है तो इसके अंदर एक देश, जैसे मान लीजिए कि भी ये जो एक्सचेंज रेट है वो ये तय हो गया एक बार आर। अब अगर एक देश अपने देश के अंदर जो है संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनाता है तो जिसके कारण हो सकता है कि भी ये एक्सचेंज रेट बढ़ जाए, तो वो ये नीति नहीं अपना सकता। अब हो सकता है एक देश के लिए आवश्यक हो क्योंकि वहां पर मुद्रास्फीति है। अब मुद्रास्फीति को रोकने के लिए एक देश को जो है संकुचनकारी मौद्रिक नीति अपनानी पड़ेगी। लेकिन अगर उसकी वजह से एक्सचेंज रेट के ऊपर कोई प्रभाव आ रहा है तो उस देश को वो नीति अपनाना जो वो सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसे पहले अपनी एक्सचेंज रेट को जो स्थिर रखना होता है। तो इसमें एक देश की जो परिस्थितियों का जो प्रभाव होता है उसका जो विनिमय दर में परिवर्तन करने से हम जो उसको ठीक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि भी एक देश के अंदर जो वो आयात ज़्यादा हो रहे हैं, निर्यात कम हो रहे हैं एक देश के, तो ऐसी अवस्था के अंदर जो है वो एक्सचेंज रेट है वो बढ़ेगा। एक्सचेंज रेट बढ़ने की वजह से जो है वो आयात महंगा हो जाएगा। आयात महंगा होने की वजह से जो है वो आयात कम होगा। तो इसके कारण जो है आयात निर्यात के अंदर दोबारा से समानता आ जाएगी। तो इस प्रकार से एक देश के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियां होती है उसी के अनुसार जो है विनिमय दर को हम चेंज कर सकते हैं और चेंज करके जो है अपनी जो घरेलू आर्थिक परिस्थितियां होती है उनको हम ठीक कर सकते हैं। इसलिए एक देश पर दूसरे देश की परिस्थितियों के अनुसार आर्थिक नीति अपनाने का दबाव नहीं रहता, क्योंकि प्रत्येक देश जो है अपनी आर्थिक स्थिति को विनिमय दर में परिवर्तन करके खुद ठीक कर सकता है। तो ऐसे में दूसरे देश की कोई जिम्मेवारी नहीं है कि वो जो है दूसरे देश के हिसाब से जो एक्सचेंज रेट को स्थिर बनाए रखे। नेक्स्ट आता है पूर्ण रोजगार की प्राप्ति। परिवर्तनशील विनिमय दर अपनाने जो प्रणाली है उसके अंदर एक देश जो है अपनी मौद्रिक नीति में इस प्रकार से परिवर्तन कर सकता है जिससे कि उसमें निवेश बढ़े। अब मान लीजिए कि मौद्रिक नीति जो है उसमें ब्याज दरों को उसने कम किया, ब्याज दर कम करने से जो इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी। अब जब ब्याज दर को वो कम कर रहा है तो अगर स्थिर विनिमय दर है तो उसके ऊपर जो है इसका जो प्रभाव आएगा उसके कारण विनिमय दर में चेंज होगा। तो वो ये ऐसा नहीं कर सकता स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंदर। तो इसके कारण ये जो है निवेश भी नहीं बढ़ेगा। निवेश ना बढ़ने से जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट के न बढ़ने की वजह से जो पूर्ण रोजगार की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अब एक देश को जो है अपने एक्सचेंज रेट को नहीं देखना, अब एक देश को जो अपनी आंतरिक परिस्थितियों को देखना है और आंतरिक परिस्थितियों के अनुसार उसको ये लगता है कि मौद्रिक नीति के अंदर ऐसा परिवर्तन करे जिससे निवेश बढ़े और निवेश बढ़ने से पूर्ण रोजगार की प्राप्ति हो। तो वो जो है आवश्यकता अनुसार अपनी मौद्रिक नीति को चेंज कर सकता है।
तो इस प्रकार से परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली को अपनाने से इस बात की संभावना रहती है कि एक अर्थव्यवस्था जो पूर्ण रोजगार के स्तर को प्राप्त कर सकती है। आगे आयात निर्यात का नियमन। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के अंदर परिस्थितियों में परिवर्तन से जो आयात और निर्यात में भी परिवर्तन आता रहता है। अब अगर एक देश के आयात और निर्यात के अंदर लगातार असंतुलन बना रहता है तो इससे एक देश के अंदर अस्थिरता आ जाती है। इसलिए यदि एक देश अपने आयात को बढ़ाना चाहता है तो वह अपनी मुद्रा का अतिमूल्यन करेगा। अतिमूल्यन का मतलब क्या है कि पहले जो है $1 बराबर 70 रुपये थे। अतिमूल्यन का मतलब क्या हुआ कि अब जो है $1 बराबर 60 रुपये हो जाएंगे। अतिमूल्यन के अंदर हमारे देश की मुद्रा मजबूत होती है कि पहले हमें जो है $1 खरीदने के लिए 70 रुपये व्यय करने पड़ते थे, अब हमें $1 खरीदने के लिए केवल 60 रुपये व्यय करने पड़ेंगे। अब आप इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं कि पहले हमें $1 का सामान खरीदने के लिए 70 रुपये व्यय करने पड़ते थे, अब हमें वही $1 का सामान खरीदने के लिए 60 रुपये व्यय करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब हमारे लिए विदेशों से जो डॉलर का सामान है, डॉलर के अंदर जो हम सामान खरीद रहे हैं वो सस्ता हो गया है, इसकी वजह से जो आयात बढ़ेगा। तो इस प्रकार से एक देश अगर अपना आयात बढ़ाना चाहता है तो वो जो उसका अतिमूल्यन हो जाएगा उस अवस्था के अंदर। और यदि एक देश अपने निर्यात को बढ़ाना चाहता है तो उसके अंदर वो जो है अवमूल्यन कर देता है। अवमूल्यन का मतलब क्या हुआ कि पहले जो है $1 बराबर 70 रुपये थे, अब $1 बराबर 80 रुपये हो गए। तो ये हमारे देश की करेंसी जो कमजोर हो गई है। अवमूल्यन का मतलब देश की मुद्रा का मूल्य गिरना, क्योंकि कमजोर होने का मतलब क्या है कि भाई $1 पहले आप 70 रुपये में खरीद लेते थे, अब उसी $1 के लिए हमें 80 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो इसका मतलब हमारी मुद्रा जो अब कमजोर हो गई है, तो इसलिए इसको हम जो अवमूल्यन कहेंगे। अब इसके कारण निर्यात कैसे बढ़ता है वो देखिए। पहले विदेश वाले $1 का सामान खरीदने जब खरीदते, $1 के अंदर 70 रुपये का सामान ले सकते थे, और अब वो वही $1 खर्च करके 80 रुपये का सामान ले पाते हैं। इसका मतलब मान लीजिए कोई वस्तु 10 रुपये किलो है, पहले वो $1 में 7 किलो वस्तु खरीद पाते थे, अब उसी $1 के अंदर वो जो है 8 किलो वस्तु खरीद पाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवमूल्यन करने से निर्यात जो वो सस्ता हो जाता है, तो उससे दूसरे देश जो उसको ज्यादा खरीदते हैं और एक देश का निर्यात बढ़ता है। मांग पूर्ति सिद्धांत। ये जो लोचशील विनिमय दर प्रणाली है इसके अंदर हमने देखा था कि भी विनिमय दर का निर्धारण वहां पर होता है जहां पर फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड होती है वो फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई के बराबर होती है, और मांग और पूर्ति के द्वारा किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण करना ये सर्वमान्य सिद्धांत है, सार्वभौमिक सिद्धांत है। कोई भी जो है इस सिद्धांत को जो है मानने से इनकार नहीं कर सकता। तो ये जो परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली है ये मांग और पूर्ति के सिद्धांत पर आधारित है, इसलिए ज्यादा स्वीकार्य है कि इस प्रकार से जो एक्सचेंज रेट निर्धारित होगी वो एक्सचेंज रेट जो वो सही होगी। नेक्स्ट है भुगतान संतुलन में सुधार। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? एक्स माइनस इम्पोर्ट, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के मूल्य का अंतर जो होता है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। अगर किसी भी देश के अंदर एक्सपोर्ट का मूल्य ज्यादा, इंपोर्ट का मूल्य कम है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके पक्ष में है। लेकिन एक देश को दिक्कत तब होती है जब एक्सपोर्ट का मूल्य कम होता है और इंपोर्ट का मूल्य ज्यादा होता है। तो ऐसे में एक देश अपने भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट करने की कोशिश करेगा। तो इसको ठीक करने के लिए उसके पास में दो तरीके, पहला तो वो एक्सपोर्ट को बढ़ा दे, दूसरा तरीका इंपोर्ट को कम कर दे। तो ऐसे में ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होती है ये इसको बड़ी आसानी से बैलेंस में ले आती है। जो परिवर्तनशील विनिमय दर है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट को बड़ी आसानी से संतुलन में ले आती है। वो कैसे, ये आप देखते हैं कि एक देश के निर्यात और आयात के मूल्य के अंतर को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, भुगतान संतुलन कहते हैं। जब एक देश का आयात उसके निर्यात से कम होता है तो बैलेंस ऑफ, ये यहाँ पर कम की बजाय अधिक है कि जब एक देश का आयात उसके निर्यात से अधिक होता है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल हो जाता है। तो ऐसे के अंदर जो मुद्रा का मूल्य ह्रास होगा। मूल्य ह्रास होने का मतलब क्या? जब हमने आयात ज्यादा किया, आयात ज्यादा करने का मतलब क्या है? विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ी है, हमारा निर्यात कम हुआ है तो हमारी मुद्रा की मांग कम हुई है, तो विदेशी मुद्रा की जब मांग बढ़ी तो विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। तो विदेशी मुद्रा का मूल्य बढ़ने से हमारी मुद्रा का जो है मूल्य कम हो जाएगा, जिसको हम जब मूल्य ह्रास कहेंगे। तो जब मूल्य ह्रास होगा तो उसके कारण जो है आयात महंगा हो जाएगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा। तो इसके कारण जो है अपने आप ही जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट
के अंदर जो जब आयात महंगा होगा तो हम आयात कम करेंगे, निर्यात सस्ता हो गया तो हम निर्यात ज़्यादा, हमारे देश से निर्यात ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से दोनों में समानता आ जाएगी। और अगर ये अपने आप ठीक नहीं होता है तो ऐसी अवस्था के अंदर सरकार जो अवमूल्यन कर लेती है। मूल्यह्रास और अवमूल्यन होते तो दोनों एक ही है। इसमें भी मुद्रा का मूल्य कम होता है, इसमें भी मुद्रा का मूल्य कम होता है। मूल्यह्रास तब होता है जब अपने आप मांग और पूर्ति की शक्तियों में ऐसा परिवर्तन होता है कि मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। अवमूल्यन तब होता है जब सरकार जानबूझ करके अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करती है, लेकिन दोनों का रिजल्ट सेम होता है। तो इस प्रकार से मूल्यह्रास की वजह से या तो अपने आप जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार हो जाएगा, और अगर अपने आप नहीं होता है तो फिर सरकार जो है अवमूल्यन की नीति अपनाती है, जिसके कारण जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में सुधार होता है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय तरलता में वृद्धि। जब हम स्थिर विनिमय दर प्रणाली को देखते हैं तो उसके अंदर एक देश का जो केंद्रीय बैंक होता है विनिमय दर को स्थिर रखने के लिए काफी अधिक मात्रा में विदेशी विनिमय कोष अपने पास रखता है। अब मान लीजिए कि भी एक देश की करेंसी का मूल्य जो वो कम हो गया। अब उस मूल्य के कम होने का मतलब क्या हुआ कि भी एक देश के पास में जो है विदेशी मुद्रा जो उसकी देश की करेंसी थी उसकी सप्लाई जो वो ज्यादा हो गई। तो ऐसे में वो क्या करेगा, केंद्रीय बैंक जो उस जो सप्लाई अधिक हुई है उस सप्लाई को कम करेगा। कम करने के लिए वो जो है घरेलू मुद्रा को खरीदेगा, जिससे उसकी सप्लाई कम होगी। सप्लाई कम होने की वजह से जो है इसका मूल्य जो ये जो एक्सचेंज रेट है दोबारा से अपने उसी स्तर पर आ जाएगी। दूसरा, ये देश अगर अपने देश की मुद्रा का मूल्य गिर रहा है तो ऐसे में ये क्या करेगा कि भी जो विदेशी मुद्रा है उस मुद्रा की पूर्ति ज्यादा कर देगा। तो विदेशी मुद्रा की पूर्ति ज्यादा होने की वजह से विदेशी मुद्रा का मूल्य कम हो जाएगा। विदेशी मुद्रा का मूल्य कम होने से दोबारा से जो एक्सचेंज रेट है अपने पुराने स्तर पर आ जाएगा। तो ये वो तब कर पाता है जब उसके पास में बहुत अधिक मात्रा के अंदर विदेशी मुद्रा का कोष हो, जिससे कि वो आवश्यकता पड़ने पर खरीद फरोख्त कर सकता है, बेच सकता है। तो इससे जो मुद्रा उसने अपने कोष में रख ली वो मुद्रा जो है लेन देन के काम में नहीं आती, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर तरलता में कमी आती है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी मुद्रा जो है एक्सचेंज में काम आनी चाहिए वो मुद्रा काम नहीं आ रही है, क्योंकि मुद्रा का जो एक स्टॉक है वो केंद्रीय बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। लेकिन जब हम लोचशील विनिमय दर प्रणाली अपनाते हैं तो ऐसे में किसी प्रकार से कोई जो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं जो होती है या विदेशी विनिमय होता है उसका कोई भंडार करने की आवश्यकता नहीं होती, जिसकी वजह से जो मुद्रा पहले एक भंडार में पड़ी थी अब वो एक्सचेंज में आएगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि होती है। और जब अंतर्राष्ट्रीय तरलता में वृद्धि होगी तो उससे जो है आयात निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति को प्रभावी बनाने में सहायक। लोचशील विनिमय दर प्रणाली में एक देश की सरकार मौद्रिक नीति को ज्यादा प्रभावी तरीके से लागू कर सकती है। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो प्रतिकूल है। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रतिकूल होने पर सरकार जो है मौद्रिक नीति के अंदर क्या करेगी, ब्याज दर को कम करेगी। जब एक देश के अंदर ब्याज की दर कम हो गई तो ब्याज की दर कम होने का मतलब क्या है, पहले उस देश के अंदर जो पूंजी थी जो बैंकों के अंदर रखी हुई थी, चाहे वो घरेलू पूंजी हो चाहे विदेश वाली पूंजी हो, तब उनको वहां पर ब्याज कम मिल रहा है, इसलिए वो उस पूंजी को निकाल करके दूसरे देशों में लेकर के जाते हैं। तो जिसके कारण जो है मुद्रा का जो है मूल्य ह्रास होगा, क्योंकि जब पूंजी का बाहर की तरफ प्रवाह होगा तो उसके कारण जो है वो मुद्रा का मूल्य ह्रास होगा। और जब मुद्रा का मूल्य ह्रास होगा तो उसके कारण जो है निर्यात सस्ते हो जाएंगे, जिसके कारण निर्यात में वृद्धि होगी। और यहाँ पर दिक्कत क्या थी, एक्सपोर्ट कम थे। अब जब मूल्य ह्रास हुआ तो उसके कारण एक्सपोर्ट है वो बढ़ गए और बढ़ करके दोबारा से इंपोर्ट के बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो संतुलन में आता है। दूसरा, जब मूल्य ह्रास होता है तो उसकी वजह से जो है आयात में कमी आती है। तो आयात में कमी होने की वजह से जो है आयात कम होकर के निर्यात के बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से जब लोचशील विनिमय दर प्रणाली है तो उसके अंदर ब्याज की दर जो होती है वो एक्सचेंज रेट को प्रभावित करती है, और एक्सचेंज रेट में परिवर्तन होने से जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट में संतुलन आ जाता है। जब ब्याज की दर कम होगी तो उससे एक्सचेंज रेट है उसके अंदर जो है उसका ह्रास हो जाएगा, और ह्रास होने की वजह से उसमें कमी आने की वजह से गिरावट आने की वजह से जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलन में आ जाएगा। आगे लागू करना बहुत ही सरल होता है। अब देखिए, अगर हम स्थिर विनिमय दर प्रणाली अपनाते हैं तो स्थिर विनिमय दर प्रणाली के अंदर सरकार को जो लगातार विनिमय दर पर नजर रखनी होती है,
उसे लगातार जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर विदेशी मुद्रा को खरीदना और बेचना पड़ता है ताकि विनिमय दर को स्थिर रखा जा सके। लेकिन जब सरकार परिवर्तनशील विनिमय दर अपनाती है तो इस अवस्था के अंदर उसे इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। सरकार जो विनिमय दर को देखती तक नहीं है, बल्कि अपने आप जो अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हैं बाजार की, यानी विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति, उसके द्वारा जो है अपने आप विनिमय दर में संतुलन बना रहता है। तो इसलिए परिवर्तनशील विनिमय दर को लागू करना आसान होता है स्थिर विनिमय दर प्रणाली के मुकाबले। अब विपक्ष में तर्क। कुछ अर्थशास्त्री परिवर्तनशील विनिमय दर प्रणाली का विरोध करते हैं और वो इसके नुकसान बताते हैं, और इसके लिए वो जो है निम्न तर्क जो है लोचशील विनिमय दर प्रणाली के विपक्ष में देते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो स्थिर विनिमय प्रणाली के लाभ थे वो जो है इसके विपक्ष में तर्क होंगे। तो पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस अवस्था के अंदर ज्यादा होता है जब निश्चितता होती है। तो जब ये अपने पास में जो विनिमय दर है अगर ये लोचशील है, तो लोचशील विनिमय दर होने की वजह से जो आयात और निर्यात के मूल्य होते हैं उनमें अनिश्चितता आ जाती है। जैसे हम जो 10 वस्तुओं का आयात कर रहे हैं, $8 की जो कीमत है, $1 बराबर 70 रुपये, हमें पता है कि भी हमें 700 रुपये का आयात करना है। लेकिन अगर ये एक्सचेंज रेट चेंज होता है तो हो सकता है ये 80 हो जाए तो हमारे आयात का मूल्य 800 हो जाएगा। ये अगर 65 हो जाए तो हमारे आयात का मूल्य 650 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार से निर्यात का मूल्य भी चेंज होता रहता है। तो इसके कारण जो व्यापारी होते हैं उन व्यापारियों को जो लगातार अनिश्चितता की स्थिति में हानि होने के भी डर सताता रहता है, इसलिए वो आयात और निर्यात कम करते हैं। और जब आयात और निर्यात कम होता है तो उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंदर कमी आती है। तो ये जो लोचशील विनिमय दर का नुकसान है कि इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कमी होती है। नेक्स्ट है सट्टेबाजी को प्रोत्साहन। लोचशील विनिमय दर प्रणाली की एक कमी यह है कि ये सट्टेबाजी को बढ़ावा देती है। इसमें सट्टेबाज जो है इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा करते हैं जानबूझ करके। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है कि विनिमय दर में कृत्रिम रूप से परिवर्तन आ जाता है, कि जानबूझ करके जो है वो थोड़े समय के लिए विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ा देते हैं, जिससे विनिमय दर जो है वो एक देश के लिए डाउन हो जाएगी, जिसके कारण जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर जो बुरा प्रभाव पड़ता है और जो आर्थिक कल्याण है उसमें भी कमी आती है। तो आर्टिफिशियली जो विनिमय दर होती है उसमें चेंज करके सट्टेबाज तो फायदा उठा लेते हैं। जैसे मान लीजिए आज $1 बराबर 70 रुपये है। अब ये क्या करते हैं, भारत के अंदर जो सट्टेबाज बैठे हुए हैं इसने जो है ये $1,00,000 खरीद लिए। अब उसने जब $1,00,000 खरीदे तो उसके कारण जो है वो ये दिखाएगा कि भी ये जो है विदेशों से आयात हुआ है, लेकिन एक्चुअल में आयात नहीं होता, उसने केवल जो है डॉलर खरीदे हैं। और वो जानबूझ करके आर्टिफिशियली रूप से कुछ समय के लिए डॉलर की मांग को बढ़ा देते हैं। जैसे ये $1 बढ़ करके 72 रुपये का होता है, तुरंत वो इसको बेच देते हैं। जैसे वो बेचेंगे 2,00,000 रुपए उसको तो प्राप्त हो गए, क्योंकि उसने $1,00,000 खरीदे थे, $1 पर उसको ₹2 का बेनिफिट है। लेकिन उसके कारण जो है एक अर्थव्यवस्था को लगातार नुकसान होता है, क्योंकि जब डॉलर की कीमत बढ़ गई तो उससे भारत का आयात महंगा हो गया। आयात महंगा होने के कारण जो आयात करने वाले वस्तुएं थी उनकी कीमतें बढ़ गई। कीमतें बढ़ने से कल्याण में कमी होती है। तो इस प्रकार से सट्टेबाज जो होते हैं जानबूझ करके जो विनिमय दर में परिवर्तन करवाते रहते हैं और उसकी वजह से जो है एक देश को नुकसान उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है दीर्घकालीन विदेशी निवेश हतोत्साहित होता है। किसी भी देश के विकास के लिए आवश्यक है कि लॉन्ग टर्म के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया जाए, और जो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो इन्वेस्टर तभी करेगा जब उसको एक निश्चित परिस्थिति के बारे में जानकारी होगी। तो ये जो लोचशील विनिमय दर होती है उसके कारण तो अनिश्चितता होती है कि कोई भी निवेशक जो है इसको ये नहीं पता होता कि आने वाले 2 साल 5 साल 10 साल में विनिमय दर क्या रहेगी। तो ऐसे में जो है निवेशक जो है ज्यादा निवेश नहीं करना चाहते, वो केवल अल्पकालीन निवेश ही करते हैं। तो जब विनिमय दर परिवर्तनशील है उसके कारण विनिमय दर में अनिश्चितता बनी रहती है, तो इसके कारण कोई भी निवेशक दीर्घकाल में निवेश करने से संकोच करता है। उसे डर रहता है कि विनिमय दर में प्रतिकूल परिवर्तन होने से जो उसको नुकसान हो सकता है, इसलिए वो जो दीर्घकाल के अंदर कम निवेश करना पसंद करता है, जिसका एक देश के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति पैदा हो जाती है। लोचशील विनिमय दर में मूल्य ह्रास होता है। मूल्य ह्रास का मतलब कि पहले $1 70 रुपए का था, अब $1 जो 80 रुपए का हो गया। तो इसके कारण क्या होगा, पहले जो सामान 70 रुपए का आ रहा था अब वो 80 रुपए का आएगा, तो जिसके कारण उस देश के अंदर कीमत बढ़ जाएगी आयात की। तो जब आयात की कीमत बढ़ेगी
तो उसके कारण जो आयातक जो होते हैं, हो सकता है वो कच्चे माल का आयात कर रहे हो। जब कच्चे माल की कीमत बढ़ गई तो तैयार माल की कीमत भी बढ़ेगी। हो सकता है कि वो पेट्रोलियम पदार्थों का आयात कर रहे हो, तो जो पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ गई तो उसकी वजह से, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों का प्रयोग जो प्रोडक्शन में किया जाता है, तो प्रोडक्शन की लागत बढ़ने की वजह से जो उसकी कीमत में भी जो वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से अगर लोचशील विनिमय दर प्रणाली को अपनाया जाता है और उसके कारण जो विनिमय दर का मूल्य ह्रास हो जाता है, विनिमय दर गिर जाती है, तो उसकी वजह से आयात के मूल्य बढ़ जाते हैं और आयात के मूल्य बढ़ने के कारण एक देश में कीमत स्तर में वृद्धि होगी, यानी मुद्रास्फीति वहां पैदा हो सकती है, जिसके कारण एक देश के अंदर जो विकास पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आगे स्थिरता से वंचित लोचशील विनिमय दर प्रणाली अपनाने से मुद्रा के मूल्य में लगातार परिवर्तन होता रहता है। इससे कोई भी एक मुद्रा स्थिर नहीं होती कि ये कहा जाए कि भी इस मुद्रा का मूल्य तो स्थिर है। इससे कोई भी एक विश्वसनीय करेंसी नहीं होती जिसे जिसमें धन का संचय किया जा सके। क्योंकि हमने मान लीजिए कि भी धन का संचय किया डॉलर में, डॉलर का मूल्य गिर गया, हमें तो बैठे बैठे नुकसान हो गया। मूल्य का मापक माना जा सके, कोई भी वस्तु का मूल्य किस करेंसी में तय किया जाता है? जिस करेंसी में ज्यादा स्थिरता होती है। तो किसी भी करेंसी का अगर मूल्य स्थिर नहीं है तो उसके कारण कोई भी वस्तु जो होती है उसका मूल्य भी निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार से ये अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो अस्थिरता पैदा करता है, क्योंकि इसमें किसी भी करेंसी का मूल्य स्थिर नहीं होता, इसलिए कोई भी करेंसी विश्वसनीय नहीं होती। व्यक्ति जो होता है किसी भी करेंसी में जो है धन का संचय करना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसको लगता है कि अगर जिस करेंसी के अंदर उसने धन संचय किया है, मान लीजिए डॉलर में किया है हमने, और अगर डॉलर का मूल्य डाउन आ गया तो हमें तो नुकसान हो जाएगा। तो इस अवस्था के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो अस्थिरता पैदा हो जाती है। अव्यावहारिक लोचशील विनिमय दर प्रणाली के अंदर ये माना जाता है कि इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन अगर सरकार हस्तक्षेप कर दे तो हम ये कहेंगे कि ये प्रैक्टिकली सही नहीं है। तो हम देखते हैं कि वास्तव में ऐसा होता है कि सरकार की जो मौद्रिक और राजकोषीय नीतियां होती है वो अप्रत्यक्ष रूप से विनिमय दर को प्रभावित करती है। जैसा हमने देखा था कि भी जब ब्याज की दर को कम किया गया तो उसके कारण जो एक्सचेंज रेट था वो जो है बढ़ गया था। एक्सचेंज रेट का जो है वो अवमूल्यन हो गया था, उसके अंदर जो मूल्य ह्रास हो गया था। तो इस प्रकार से एक देश की जो मौद्रिक नीति होती है, जो राजकोषीय नीतियां होती है, वो विनिमय दर के अंदर मूल्य ह्रास का भी कारण बनती है और अति मूल्यन का कारण भी बनती है। वो जो है एक देश के लिए नुकसानदायक हो सकता है। अगर एक देश की सरकार मौद्रिक नीति अपनाती है और उसका जो है विपरीत प्रभाव अगर एक्सचेंज रेट पर पड़ता है तो उसका एक देश को नुकसान भी हो सकता है। लेकिन हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि क्या ये सरकार जो है वो विनिमय दर में जो वो हस्तक्षेप करती है या नहीं करती? अगर इसका जवाब कहा जाए तो हाँ, लेकिन ये प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से एक देश की जो सरकार होती है वो मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के माध्यम से जो है वो विनिमय दर को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है मुद्रा की विश्वसनीयता में कमी। जिस मुद्रा का मूल्य लगातार कम ज्यादा होता रहता है उस मुद्रा के अंदर लोगों का विश्वास कम हो जाता है। तो एक्सचेंज रेट जो होती है उसमें लगातार परिवर्तन होने की वजह से जो है प्रत्येक करेंसी का मूल्य अप डाउन होता रहता है, इसलिए लोगों की जो उसमें विश्वसनीयता कम होती है। इसके साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है, लेकिन अब हम जो है कुछ यहाँ पर क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। अगर इन क्वेश्चन के जवाब आपको आते हैं तो इसका मतलब आपको ये टॉपिक क्लियर है। अगर इन क्वेश्चन के जवाब आपको नहीं आते तो एक बार जो आप इस टॉपिक को अवश्य दोबारा तैयार कीजिएगा। तो पहला, विनिमय दर क्या होती है। दूसरा, लोचशील विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि लोचशील विनिमय दर है उसके लाभ और हानि क्या क्या है, यानी उसके फायदे और नुकसान बताने हैं। लाभ का मतलब उसके पक्ष में आपको तर्क देने हैं, हानि का मतलब इसके विपक्ष में आपको तर्क देने हैं। तो इसके साथ अपना टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।